हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे ही होंगे। और आज मैं आप लोग को जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो आप लोग के साइंस सिलेबस का एक पार्ट है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, रसायन विज्ञान का जो है पहला चैप्टर क्लास 10th का आप लोग को हम पढ़ाने जा रहा हूँ। और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर कहीं समझ में नहीं आया होगा तो उसको पूछिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री। देखिए, क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है इसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले तो इस चैप्टर को समझना जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसको कहा जाता है? किसको कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है? तो आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो एक बार जान जाइए कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से संयोग करके मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण करे तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करे तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को हम लोग बारीकी से समझते हैं और इसमें क्या क्या बातें हैं उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। पहला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को आप लोग जान जाइए कि इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, हम जो बताए हैं वही बात है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे आप लोग बता रहे हैं कि एक दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन, इन दोनों का अगर संयोजन कराया जाए तो हम लोग को जल प्राप्त होता है। या कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ये सब रासायनिक अभिक्रिया क्या है? उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें एक बात कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ, यानी कहने का मतलब है कि अगर हाइड्रोजन हम मिला रहे हैं और ऑक्सीजन मिला रहे हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके बना देते हैं जल। तो कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन का गुण धर्म, हाइड्रोजन का जो गुण धर्म होता है, हाइड्रोजन का गुण धर्म और ऑक्सीजन का गुण धर्म दोनों का अलग अलग होता है। और जब दोनों मिलकर संयोग कर कर जल बनाता है तो इस जल का गुण धर्म इन दोनों के गुण धर्म से क्या होता है? अलग होता है। इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। या आप लोग को हम अभी बताए हैं कि अगर कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है? निकलता है। यानी कोयला और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, अब कार्बन का जो गुण धर्म है और ऑक्सीजन का जो गुण धर्म है, इन दोनों का गुण धर्म कार्बन डाइऑक्साइड के गुण धर्म से बिल्कुल अलग होता है। तो वहीं यहां पर बात बताया जा रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है? जैसे मैं उदाहरण में दिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, जो आप लोग को हम अभी समझाएं। बोलिए, रासायनिक अभिक्रिया में कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान से तात्पर्य है कि कैसे हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो रासायनिक अभिक्रिया होने का कई पहचान है कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रंग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक, ताप में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिनसे हम लोग पता लगा लेते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे आइए देखिए, यहाँ पर जैसे कोई भी पदार्थ हो, कोई भी तत्व हो, उसमें रासायनिक अभिक्रिया जब होता है
तो उसके उस पदार्थ के रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक, पदार्थ की स्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में भी हो जाता है। प्रकाश का उत्सर्जन होता है, प्रकाश निकलने लगता है। जैसे कोयला को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो उसमें से प्रकाश निकलता है, और प्रकाश निकलकर यह दर्शाता है कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक, और कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें से गंध उत्पन्न होने लगता है, या गंध में परिवर्तन होने लगता है, गैस का उत्सर्जन होने लगता है, उष्मा का उत्सर्जन होने लगता है, उष्मा निकलने लगता है। उत्सर्जन के मतलब कि उसमें से जब रासायनिक अभिक्रिया हो तो उसमें से उष्मा निकलना, उससे उष्मा निकलना उष्मा का उत्सर्जन कहलाता है। उष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण, दो वर्ड हैं। उत्सर्जन के मतलब होता है निकलना, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें से उष्मा निकलेगी, और अवशोषण के मतलब होता है कि उस रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए उसमें उष्मा की आवश्यकता होगी, यानी उसमें उष्मा लगेगी। ठीक है, और ताप में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, ये सभी बातें जो हैं इनसे हम लोग पहचान लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे समझ में आ गया होगा। और चलते हैं अब हम आगे की ओर। चलिए देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है, यानी विशेषता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है। ठीक, देखिए तो रासायनिक अभिक्रिया में जो है, रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है, यानी गैस निकलता है, गैस का उत्पादन होता है। जैसे जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का यह सूत्र है H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, और ये जिंक धातु है। जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है, और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ पर यह दर्शा रहा है कि गैस की उत्पत्ति हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। तो ये पहला बात है, विशेषता है, जो गैस की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये विशेषता है। दूसरा है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, जब हम आयरन के टुकड़ा को, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो विलयन का रंग बदल जाता है। नीला रंग जो होता है, कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो नीला रंग हो जाता है, अब नीला रंग होता है। और जब लोहे के कील को डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग बदलकर मलिन हो जाता है, ठीक ना, और कॉपर निकल जाता है अलग। अब ये कैसे अभिक्रिया होता है इसको भी हम आगे समझाएंगे, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं इसको भी समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर बस हम लोग को यह समझना है कि अगर रंग में परिवर्तन हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, गुण है। ठीक, गैस की उत्पत्ति हुई तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, गुण है। तीसरा नंबर देखिए, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का क्या निर्माण होता है, और प्लस उष्मा निकलता है। उसमें से क्या निकलता है, उष्मा। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, यानी बिना बुझा हुआ चूना को अगर हम पानी में डालते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, प्लस उष्मा, उसमें से उष्मा निकलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, तो इसका ताप में जो है परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि इसका ताप अलग होता है और इसमें से जब उष्मा निकल रहा है तो इसका ताप क्या होगा, अलग होगा। ये ताप में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया का है एक गुण है, एक विशेषता है। ठीक है, आगे देखिए अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में बदलाव कैसे होता है, तो जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको हम लोग संगमरमर भी कहते हैं, चूना पत्थर भी बोलते हैं। ठीक, और संगमरमर को हम ताप देकर इसको गर्म करें तो संगमरमर को जब गर्म किया जाता है, संगमरमर में ताप जब दिया जाता है तो इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड अलग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड धुआं गैस के रूप में निकलता है। और कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ हम लोग चूना कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, आपको मालूम है। तो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है,
अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन। कैल्शियम कार्बोनेट एक ठोस पदार्थ है, एक सॉलिड है, और कैल्शियम ऑक्साइड भी एक सॉलिड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है, एक गैस है। और ये गैस बता रहा है कि अवस्था में क्या हुआ है, परिवर्तन। कोई सॉलिड पदार्थ, कोई ठोस पदार्थ जब टूट रहा है तो एक ठोस पदार्थ और एक गैस के रूप में निर्माण कर रहा है, दो पदार्थ का निर्माण कर रहा है। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, विशेषता है। जैसे सोडियम क्लोराइड में, साधारण नमक में हम लोग AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप क्या होता है, प्राप्त होता है, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक, और NaNO3 अलग हो जाता है। देखिए ध्यान से, जब सोडियम क्लोराइड में हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को एक साथ मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है और सोडियम नाइट्रेट अलग हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं अवक्षेप का बनना। यहाँ पर अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, इसी को कहा जाता है अवक्षेप का बनना। एक रासायनिक अभिक्रिया क्या है, विशेषता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को ये समझ में आया होगा। पांचों विशेषता रासायनिक अभिक्रिया के क्या है, तो एक है गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। ठीक, और अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना रासायनिक अभिक्रिया के क्या है, ये सब विशेषताएं। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलिए, आगे बढ़े। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। हमारे दैनिक जीवन के मतलब कि हम लोग जब सुबह से जगते हैं और शाम सोते तक जो हम लोग मतलब कि जो जीवन है हम लोग का, लाइफ स्टाइल जीने का है, उसको हम लोग दैनिक जीवन कहते हैं। दैनिक मतलब प्रतिदिन जीवन। तो दैनिक जीवन में हम लोग के रासायनिक अभिक्रिया का क्या क्या मतलब कि कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है दैनिक जीवन में। तो गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देना। अगर गर्मी में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो दूध का हो जाता है, धीरे धीरे उसका स्वाद में परिवर्तन, खट्टा हो जाता है। ठीक, लोहे को आर्द्र वायु में छोड़ देना। जब लोहे को नमी में छोड़ देते हैं, आर्द्र वायु मतलब नमी में, तो उसमें जंग लग जाता है, जिसको हम लोग संक्षारण भी कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अंगूर का किण्वन होना। अंगूर का किण्वन मतलब कि अंगूर का जो छोटे छोटे दाने हैं उनको मतलब खराब हो जाना एक तरह से। ठीक, भोजन का पकना, ये सब हमारे दैनिक जीवन में क्या है, ये सब अभिक्रियाएं हैं। हमारे शरीर में भोजन का पचना, भोजन का पाचन भी हमारे शरीर में एक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक, सांस लेना, दूध से दही का बनना। देखो एग्जाम में पूछ देता है कि दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु मदद करता है, लैक्टोबैसिलस। तो बायोलॉजी के पार्ट हो गया, लेकिन समझिए यहाँ पर दैनिक जीवन में ये सब अभिक्रिया जो है हमारे जीवन में उपयोग होती हैं। जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध का खुला छोड़ देना, लोहे को आर्द्र वायु में छोड़ देना, अंगूर का किण्वन होना, भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, सांस लेना, दूध से दही का बनना। ये सब जो जितने भी अभिक्रियाएं हैं ये हमारे जीवन में रोज प्रतिदिन होने वाली अभिक्रियाएं हैं, इसीलिए इनको हम लोग दैनिक जीवन में होने वाली अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़े। चलिए आगे देखिए, अभिक्रिया में जो है दो चीज को जानना बहुत जरूरी है। अभिक्रिया में दो चीज का जानना बहुत जरूरी है। एक है अभिक्रिया में अभिकारक, जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा जो है प्रतिफल। ठीक, अभिकारक किसको कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। और जब अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया कर लेते हैं तो उसके फल स्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल, प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभिकारक और प्रतिफल दोनों रासायनिक अभिक्रिया का मतलब कि मुख्य अंग माने जाते हैं।
आइए देखिए अभिकारक क्या है। अब ये बताए हैं जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्लियर है। आगे देखिए प्रतिफल या इसको हम लोग उत्पाद कहते हैं, इंग्लिश में प्रोडक्ट बोला जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने नए पदार्थ को क्या हम लोग कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। अब देखिए आप लोग को हम समझाएंगे एक रिएक्शन के माध्यम से कि किसको अभिकारक कहेंगे और किसको प्रतिफल। तो आइए देखिए यहाँ पर अब ये बताए हैं आप लोग को कि अभिकारक किसको कहते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे हम हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन और दो भाग क्लोरीन दो भाग हाइड्रोजन जो है दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, तो ये दोनों तीर के इस साइड वाला जो होता है ये सब अभिकारक होता है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है इसको प्रबल अम्ल भी बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसको कहते हैं। तो इन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इसका निर्माण जो हो रहा है इसको हम लोग कहेंगे प्रतिफल। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कह देंगे क्या, प्रतिफल। क्लियर है। और इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे, तो इन दोनों को हम लोग कहेंगे अभिकारक। इन दोनों को क्या कहा जाएगा, अभिकारक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बोलिए। नहीं ना है, आगे बढ़ा जाए। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। ये थोड़ा रिएक्शन गलती लिख दिया है, इसको सुधार देते हैं। इसमें ये नहीं है, ठीक, इसमें जो है ये नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो यहाँ पर ये जो है अभिकारक है। ये क्या है, यहाँ पर ये जो है अभिकारक है, ठीक, रिएक्टेंट है। इन दोनों को हम लोग कहेंगे क्या, इन दोनों को क्या कहेंगे, ये दोनों उत्पाद है। बोलिए कोई दिक्कत। तो आज के बाद आप लोग अभिकारक और प्रतिफल में अंतर समझ गए होंगे और अंतर जान जाइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। बोलिए अगर कोई दिक्कत तो आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए रासायनिक समीकरण। देखो पहले क्या होता था कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग उसके नाम से लिखते थे, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, कार्बन है तो कार्बन। लेकिन समय बीतता गया, धीरे धीरे जब रसायन के क्षेत्र में विकास होने लगा तो रसायन के जो महारथी लोग हैं उन लोगों ने रसायन के जो तत्व के नाम के बदले उनका संकेत लिखने लगे, ठीक, और संकेत द्वारा बताने लगे कि कार्बन है तो इसका संकेत C है, हाइड्रोजन है तो इसका संकेत H होगा, क्लोरीन है तो इसका Cl होगा। ऐसे 118 तत्वों का संकेत बता दिए और संकेत के सहायता से रासायनिक अभिक्रिया लिखा जाने लगा। उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। यानी कहने का मतलब है कि सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। आइए देखिए इधर, इसमें क्या बताया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना, पहले ऐसे लिखा जाता था। पहले कैसा लिखा जाता था, तो ऐसे लिखा जाता था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, बीच में तीर का निशान ऐसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन बाद में जब सूत्र एवं संकेत की सहायता से लिखा जाने लगा तो इसको ऐसे लिखा गया, Mg प्लस O2 एरो देके MgO, यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। या मैग्नीशियम को खुले वायु में छोड़ देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन में उपस्थिति के कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। कोई पूछेगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है तो आप बता दीजिएगा कि रासायनिक सूत्र एवं संकेत की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं, पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो आज से सीखिए। रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं,
एक को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरे को कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है वैसे रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक के तत्वों का कुल द्रव्यमान एवं प्रतिफल के तत्वों का कुल द्रव्यमान एक समान होता है, बराबर होता है, उसे हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक के तत्वों का कुल द्रव्यमान एवं प्रतिफल के तत्वों का कुल द्रव्यमान एक समान होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? तो वैसे समीकरण या जिस समीकरण में अभिकारक के तत्वों का कुल द्रव्यमान एवं प्रतिफल के तत्वों का कुल द्रव्यमान एक समान नहीं होता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर है? देखिए आइए, जैसे इसमें बताया गया है कि जिस रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में देखिए 2 भाग हाइड्रोजन है और 2 भाग क्लोरीन है, दोनों मिलकर 2 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण किया है। तो यहाँ पर देखिए जब निर्माण किया है तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 2 भाग हाइड्रोजन भी है और 2 से गुणा करेंगे तो 2 भाग क्लोरीन भी है, यानी जितना भाग इधर हाइड्रोजन क्लोरीन का है उतना ही भाग इधर भी है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसमें कोई डाउट अगर है तो बोलिए। ना है? इसमें डाउट नहीं है? आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए। आइए, संतुलित रासायनिक समीकरण के कुछ क्या है, क्यों जरूरी है? अच्छा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों जरूरी है? यानी रासायनिक एग्जाम में पूछ देता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो द्रव्यमान संरक्षण के एक नियम है, नहीं जानते होंगे तो जान जाइए कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तत्वों का कुल द्रव्यमान एवं प्रतिफल के तत्वों का कुल द्रव्यमान एक समान होता है और यही कारण है कि रासायनिक समीकरण को क्या करना पड़ता है? संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें देखिए संतुलित समीकरण क्यों जरूरी है। तो रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना चाहिए जो अभी हम बताए हैं, अर्थात अभिकारक के तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ पर बराबर के चिन्ह है। परमाणु स्तर पर अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद तत्वों के परमाणु संख्या समान हो रहती है, इसलिए संतुलित करना चाहिए। यही कारण है 3, इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा ही दर्शाया जाता है। क्लियर है? इसमें अगर कोई डाउट, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब मान लो एग्जाम में पूछ दिया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो अभी हम बताए हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तत्वों का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के तत्वों का कुल द्रव्यमान एक समान होता है। यही कारण है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, संतुलित रासायनिक समीकरण के फायदा क्या है? इसमें फायदा क्या है? वैज्ञानिक रूप से सही जानकारी, अभिक्रिया का सटीक और स्पष्ट वर्णन करता है। ठीक, मात्रात्मक गणनाएं जैसे मोल, द्रव्यमान तथा आयतन से संबंधित गणनाएं इन्हीं पर आधारित होती है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण पर आधारित होती है। प्रयोगों की योजना, प्रयोगशाला में आवश्यक पदार्थों की सही मात्रा ज्ञात करने में सहायता मिलता है। ठीक, और रासायनिक नियम की पुष्टि में द्रव्यमान संरक्षण जैसे नियम का स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। यानी रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण जो है द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या करता है? पालन करता है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए, रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना, हिट एंड ट्रायल विधि। कहने का मतलब है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। संतुलित करने का कुछ नियम है, कुछ इसके तरीके हैं कि कैसे संतुलित किया जाता है। चरण 1 क्या कह रहा है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को पहले क्या करिए? लिखिए। असंतुलित, जैसे मान लो ये समीकरण हम लिख दिए, अब ये संतुलित नहीं है क्योंकि यहाँ पर आयरन की मात्रा 1 भाग है,
यहाँ पर आयरन की मात्रा क्या है, 3 भाग। तो यह असंतुलित समीकरण को क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक, चरण 1 में बता रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए, यानी जो भी सूत्र हैं उनके चारों ओर क्या कर लीजिए, बॉक्स बना लीजिए। ठीक, और एक और बात ध्यान देना है, बॉक्स के अंदर अंक से कोई भी पूर्णांक से गुणा नहीं किया जाता है, बॉक्स के बाहर किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए आगे, ये समझ में आया है? पहला बस यही लाइन समझिए बस कि संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण को पहले लिख दीजिए और इनको संतुलित करने के लिए एक पहले बॉक्स बना लीजिए जो आगे दिया है। देखिए ऐसे ऐसे बॉक्स बना लेना है, जैसे आयरन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। ठीक है, इसमें अभिकारक की परमाणु संख्या लिख देना है, एक तरफ उत्पाद की परमाणु संख्या लिख देना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करना है, तब इसमें देखना है कि कौन कम है, किसमें कमी है। देखिए इसमें अभिकारक में Fe जो है क्या है, 1 भाग है, लेकिन उत्पाद में क्या है, 3 भाग है। ये 2 भाग है तो ये 2 भाग है, क्लियर है। यानी हमको हाइड्रोजन को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, हमको आयरन को संतुलित करना है और ऑक्सीजन को संतुलित करना है, क्योंकि ऑक्सीजन अभिकारक में 1 भाग है और यहाँ पर प्रतिफल में क्या है, 4 भाग। आइए देखिए इसको यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग को मान लो संतुलित करना रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा। जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 भाग Fe और 3 भाग Fe यहाँ पर भी हो गया। लेकिन ऑक्सीजन 4 भाग चाहिए, इधर 4 भाग है तो इधर भी 4 भाग। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 1 भाग है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से गुणा। जब 4 से गुणा करेंगे तो एक बात दिमाग में रखना है कि हाइड्रोजन 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, और ऑक्सीजन 4 हो गया। अब हाइड्रोजन को देखना है कि जब 8 भाग मतलब अभिकारक में हाइड्रोजन हो गया तो 8 भाग प्रतिफल में भी हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए। तो यहाँ पर तो 2 भाग है, इसमें कितना से गुणा करें कि 8 भाग हो जाए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से गुणा। अब ये जो समीकरण है ये पूरी तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्लियर है? तो रासायनिक समीकरण को ऐसे ही संतुलित किया जाता है। आगे देखिए, ये हम बता दिए हैं बॉक्स बना के आप लोग को। अब इसमें बता दिया है कि सबसे पहले परमाणु Fe3 वो में इसमें ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, जबकि बाई और 1 है, इसलिए वो में संतुलित करते समय 4 से गुणा करिए और फिर वो दोनों तरफ, अब वो दोनों तरफ 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आयरन तो 3 भाग है, ये बता दिए हैं हम। ठीक है, इसमें आगे जाके आयरन को संतुलित कराया होगा। आगे देखिए, ये कर दिया है संतुलित, आगे आके आयरन को। अब हम लोग को पढ़ना है असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग कंकाल समीकरण भी कहते हैं, इसका नाम याद रखिएगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक के तत्वों का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के तत्वों के कुल द्रव्यमान एक समान होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं, एक समान नहीं होता है, गलती से बोला गया, उसी को हम लोग कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 2 भाग है, ऑक्सीजन भी है क्या है, 2 भाग है। अभिकारक में हाइड्रोजन भी 2 भाग, ऑक्सीजन भी 2 भाग। लेकिन प्रतिफल में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन तो 2 भाग है लेकिन ऑक्सीजन केवल 1 भाग है। यानी ऑक्सीजन की परमाणु द्रव्यमान इधर कुछ और है और यहाँ पर क्या है, प्रतिफल में कुछ और है। यही कारण है कि यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण का क्या है, उदाहरण है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे देखिए। आगे है द्रव्यमान संरक्षण के नियम, जो अभी हम आप लोग को इसके बारे में चर्चा किए थे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या है। देखिए अभी हम बताए हैं कि इसमें कहा गया है कि रासायनिक पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात अभिकारक के कुल द्रव्यमान उत्पादों का कुल द्रव्यमान दोनों आपस में क्या होते हैं, एक समान होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है, धीरे धीरे सब चीज जानेंगे और क्लास में एकदम सावधानी पूर्वक पढ़ना है ताकि लगे कि हाँ क्लास 10th का ये छात्र है। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बहुत बार पूछा है कि संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं। संयोजन के मतलब होता है जुड़ना। दिमाग में एक बात बैठा लीजिए कि कहीं भी संयोजन शब्द आए तो उसका शब्द का अर्थ होता ही है जुड़ना। अभिक्रिया है यानी एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ जुड़ेंगे, ठीक ना, एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें पदार्थ क्या होंगे, जुड़ेंगे। देखिए उदाहरण, या इसका पहले देख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहो या सिंथेसिस रिएक्शन कहो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। दो या दो से अधिक अभिकारक भी जुड़ेंगे तो एकल उत्पाद बनाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसमें अभिकारक जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बता रहा है कि इस अभिक्रिया में दो या दो से पदार्थ मिलकर, अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे ए और बी दोनों मिलकर एक नया पदार्थ क्या बनाता है, सी। इसी को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के रूप में देखिए, कोयले का दहन एक संयोजन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, बाहर निकलता है। यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दो अभिकारक मिल रहे हैं, इधर एकल उत्पाद, एकल मतलब एक उत्पाद बन रहा है, इसीलिए हम लोग कहेंगे क्या, संयोजन अभिक्रिया। दो को जोड़ के एक बना रहा है। ठीक है, जल का निर्माण, दो भाग हाइड्रोजन, चार भाग हाइड्रोजन और दो भाग ऑक्सीजन मिलाकर दो भाग जल का निर्माण करते हैं। जल क्या है, जल एक यौगिक है, दिमाग में रखिएगा। जल क्या है, एक यौगिक है। ठीक, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि जल में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार के विचार से अनुपात क्या होता है और द्रव्यमान परमाणु संख्या के अनुसार क्या इसका अनुपात होता है। तो परमाणु संख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो दो भाग हाइड्रोजन है और एक भाग ऑक्सीजन। ठीक, तो परमाणु संख्या के अनुसार इसका अनुपात जो होता है 2:1 होता है। लेकिन भार के विचार से हाइड्रोजन दो भाग है तो इसका भार हुआ 2, और एक ऑक्सीजन का भार 16 होता है। इसको कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 आठे 16। यानी भार के विचार से जल में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:8 होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया है। जब दो गो तत्व मिलकर एगो तत्व बना देगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तत्व कह लो या पदार्थ कहो, अच्छा रहेगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, आगे देखिए। कोयले का दहन भी क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अभी हम बताएं इसको, ठीक ना, बार बार एक ही चीज पर चर्चा करना अच्छा बात नहीं है। जल का निर्माण अभी बताए हैं, ठीक, 2 बार दे दिया है। संयोजन अभिक्रिया का विशेषताएं, ये है बात समझने लायक। संयोजन अभिक्रिया की विशेषताएं में बताए हैं कि इसमें उत्पाद का जो निर्माण होता है केवल एक उत्पाद बनता है। ठीक है, अक्सर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, अर्थात इनसे ऊष्मा निकलती है। जैसे कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, तो ये अक्सर ऊष्माक्षेपी होती है। अभिकारक तत्व या यौगिक दोनों हो सकते हैं। अभिकारक में तत्व या यौगिक दोनों हो सकते हैं। जैसे अभी ये लिखे थे हम H2 2H2 प्लस O2 2H2O। ठीक, तो ये एक यौगिक के रूप में जल हाइड्रोजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन भी यौगिक के रूप में है और बना भी रहा है, क्या यौगिक बना रहा है। तो वही बताया जा रहा है कि अभिकारक जो है, अभिकारक के जो तत्व हैं, अभिकारक तत्व या यौगिक दोनों हो सकते हैं। क्लियर है,
यह अभिक्रियाएं प्राकृतिक में व्यापक रूप से पाई जाती है, जैसे दहन, दहन भी है संयोजन अभिक्रिया, जंग लगना भी संयोजन अभिक्रिया, श्वसन भी एक संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ऐसे श्वसन को हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना, क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि समझ में बात आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप पूछ सकते हैं, इजाजत है। ठीक, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, बताएगा कोई? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज मतलब क्या होता है? डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया में ठीक संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। उसमें दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, और इसमें एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। उसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते थे, जिसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते थे। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। ठीक, तो देखिए, वियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने से दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जैसे ए बी एक यौगिक है, इसको तोड़ेंगे तो ए और बी यौगिक का निर्माण किया, अलग अलग दो यौगिक ए और बी, तो इसको हम लोग कहेंगे वियोजन। एक अभिकारक टूटा, दो उत्पाद बनाया, तो वियोजन अभिक्रिया है। जैसे में देखिए, जैसे में आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और SO3। ठीक ना, गैस के रूप में इसका क्या होता है? निर्माण होता है। रिएक्शन में कुछ गड़बड़ी, 4 दूनी 8, 3 2 5 3। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें कहने का मतलब है कि एक अभिकारक यहाँ पर है और टूटा है, तो कितना उत्पाद के निर्माण कर रहा है? 3 उत्पाद। कोई जरूरी नहीं कि 3, 10 बना सकता है, 5 भी बना सकता है, लेकिन एक से अधिक बनाएगा। 2 3 4 5 6 कोई भी उत्पाद बना सकता है। जैसे मान लो कि हम चूना पत्थर को गर्म करते हैं, चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? निर्माण होता है। यह भी एक वियोजन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण। ठीक है, बोलिए, वियोजन अभिक्रिया समझ में आया है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, वियोजन अभिक्रिया कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। ठीक ना, इसका दे दिया गया है कि ये दोनों SO2 जो है, SO3 जो गैसें हैं, इनको फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक, ये फेरस सल्फेट है, वो जो उदाहरण था उसी उदाहरण को समझाया गया है। अवलोकन, वियोजन अभिक्रिया की विशेषताएं देखिए। वियोजन अभिक्रिया की विशेषताएं क्या हैं? तो एकल अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, जो आप लोग को हम बता दिए हैं। यह ऊर्जा अवशोषित करती है, जैसे ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत। यानी हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया अधिकांश या सामान्यतः ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया सामान्यतः ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, और संयोजन अभिक्रिया सामान्यतः ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक, अधिकांश वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है। देखो यहाँ पे दे दिया है, अभिक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था, रंग या गंध में परिवर्तन हो सकता है वियोजन अभिक्रिया के दौरान। तो हम लोग संयोजन और वियोजन दो अभिक्रिया पढ़े। हम लोग शुरू किए थे रासायनिक अभिक्रिया से, और हम लोग धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच गए। रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़े, उसके बाद रासायनिक समीकरण के पढ़े, उसके प्रकार पढ़े, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पढ़े, और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में 2 प्रकार पढ़े, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।